आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, एक चीज़ जो हमें समझनी ज़रूरी है कि व्हाई पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज रिक्वायर्ड। आपको डीएनए को पैकेज करना क्यों ज़रूरी है, आप करना क्यों चाहते हो। जो लेंथ होती है डीएनए की बच्चे, इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक मैमेलियन सेल की बात करें तो वो 2.2 मीटर तक होती है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को आपने एक सेल के भी अंदर के एक स्मॉल कंपार्टमेंट दैट इज न्यूक्लियस उसके अंदर फिट करना है। तो ऑफकोर्स ही बात है 2.2 मीटर का डीएनए ऐसे ही लूज फॉर्म में तो उसके अंदर पैक हो नहीं सकता। तो हमें उसको इस तरीके से प्रोसेस करना पड़ता है, इस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है कि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके। हमें इतना तो पता चल गया है कि डीएनए की पैकेजिंग क्यों रिक्वायर्ड है। वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखना है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए आप किस किस में पढ़ोगे। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए को सबसे पहले आपने प्रोकैरियोट के केस में देखना है। तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट में बच्चे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो किस बात की प्रॉब्लम है, तो आपने इस बात को ध्यान देना है कि चाहे न्यूक्लियस एब्सेंट हो बट इसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट है, और उस डीएनए को आप फिर से लूज फॉर्म में रख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है बट न्यूक्लियोइड आपका प्रेजेंट है। आपने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो एब्सेंट है बट आपके लिए क्या स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर है। तो आपने न्यूक्लियोइड इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फॉर द केस ऑफ प्रोकैरियोट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो है डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेगेटिवली चार्ज नेचर कैसा होता है, इट इज एसिडिक। तो डीएनए अगर आपका नेगेटिवली चार्ज है और साथ ही साथ वो एसिडिक है, इंपॉर्टेंट, एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज, तो आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे। बच्चे, एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड को पैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन लो। और वो प्रोटीन्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज दैट मीन्स नेचर कैसा होगा, बेसिक। बेसिक प्रोटीन विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, आप उन प्रोटीन्स को लोगे और उसका हेल्प लोगे किसमें, डीएनए पैकेजिंग में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हिस्टोन, क्या बोला मैंने, हिस्टोन। मैं और हाईलाइट कर देती हूं आपका, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। ये तीन जो आपने पॉइंट देख लिए, फर्स्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, सेकेंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज और वी कैन से इट इज एसिडिक इन नेचर, third the proteins which are required for packaging of DNA in the case of prokaryotes are positively charged having basic nature, and the last important point, histones are absent in the case of prokaryotes. अगर आप सोच रहे हो कि what are histones, हम उसको डिटेल में समझेंगे जब हम पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स करेंगे। अब हम आते हैं इन द केस ऑफ इन यूकैरियोट्स। अब देखते हैं भाई यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, प्रोटीन्स जो आपको यहाँ पे चाहिए फॉर द पैकेजिंग, वो प्रोटीन्स होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन। अब क्लियर है, यानी जिस प्रोटीन की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, हिस्टोन प्रोटीन्स, दोज प्रोटीन्स आर
positively charged protein required for the packaging of DNA in the case of eukaryotes. So पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में होते हैं, साथ ही साथ वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और साथ ही साथ उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये आपके लिए पहला पॉइंट। क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑफ विच चार्ज, आपने इनमें से एक टिक मारना है, तो पॉजिटिवली चार्ज, नेचर कैसा है, बेसिक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं वो ये है कि इन द केस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन दो आपके अमीनो एसिड काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। Arginine and lysine are two amino acids which are present in large amount in the case of histone protein. इन दोनों अमीनो एसिड का नाम आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं दो अमीनो एसिड्स की लार्ज कंसंट्रेशन की वजह से ही आपके हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज मिलता है और उसका बेसिक नेचर बनता है। सो ये भी क्लियर है। अब हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, अब हमें थोड़ा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में और जानना है। ओके, सो हिस्टोन प्रोटीन फर्दर आपके दो टाइप के होते हैं अगर हम ब्रॉड कैटेगरी की बात करें। फर्स्ट वन इज लिंकर हिस्टोन एंड द सेकेंड वन इज कोर हिस्टोन। अब आती है बात, अगेन लिंकर हिस्टोन के अंदर आपको एक हिस्टोन मिलेगा दैट इज H1 और कोर हिस्टोन के अंदर आपको फर्दर 4 अलग टाइप के हिस्टोन मिलेंगे, वो हैं आपके H2A, H2B, सॉरी आपका H2A, H2B, ओके, एंड H3, H4। 4 टाइप के आपके कोर हिस्टोन होते हैं। आर वी क्लियर? तो टोटल 5 टाइप के हैं अगर आप एक एक करके देखो, लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है, लिंकर हिस्टोन और कोर हिस्टोन। अब बात आती है कि भाई ये कोर हिस्टोन का मतलब क्या है। लिंकर तो थोड़ा हमें आइडिया मिल रहा है, कोर से भी आप आइडिया ले लो। ये कोर हिस्टोन आगे जाकर ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टामर मीन्स कितनी सब यूनिट से मिलकर बनेगा? 8। बट यहाँ पे आपको सिर्फ 1 2 3 4 ही कोर हिस्टोन मिले हैं। तो ये 8 कैसे बनाएंगे? इन सभी के डाइमर्स, यानी अगर आप इसमें 2H2A, 2H2B, H3 के भी 2 और 2H4, अगर आप 2 इन चारों कोर हिस्टोन्स को कंबाइन करोगे तो दे विल फॉर्म एन ऑक्टामर। और वो ऑक्टामर क्या होगा? वो ऑक्टामर आपका कोर होगा। कोर तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ का मिडल जो बीच का पोर्शन है, जैसे अर्थ में भी कोर रीजन होता है, वैसे आपका जो कोर होगा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, उसका जो कोर होगा वो ऑक्टामर का होगा, जिसमें आपके डाइमर्स होंगे हर एक कोर हिस्टोन प्रोटीन के। आर वी क्लियर? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है। अब आपने थोड़ा सा समझना है कि भाई ये तो हमने सिर्फ कोर प्रोटीन्स, आपके कोर हिस्टोन्स, इन्हीं की इंफॉर्मेशन ली, इनका आगे यूज़ क्या है, ये पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं। प्रोकैरियोट का तो काफ़ी सिंपल है, इसमें सिर्फ आपके लिए 3 पॉइंट्स है। बट यूकैरियोट में आपने हिस्टोन को काफ़ी समझा, हिस्टोन के बाद उसके अंदर के 2 इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स को समझा, फिर हिस्टोन के जो 2 टाइप्स हैं आपके, लिंकर हिस्टोन, कोर हिस्टोन, उनको समझा। लिंकर में सिर्फ और सिर्फ एक है H1, कोर में आपके 4 हैं। यही कोर हिस्टोन्स कंबाइंड होकर एक ऑक्टामर कोर बनाएंगे जिसमें 8 सब यूनिट्स होंगी। ये चारों के चारों कोर हिस्टोन्स के डाइमर कंबाइंड होकर वो ऑक्टामर प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने समझना है कि इस सब का क्या फ़ायदा है, क्या है रीज़न। आपने जो इतना सब कुछ समझा उसका आगे यूज़ क्या है, ये कोर हिस्टोन आगे कैसे पैकेजिंग करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको समझना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मैंने फिर से पहले से ही डायग्राम आपके लिए
फॉर्म कर रखा है ताकि हमें इजी पड़े। ओके, सो आप देख सकते हो सबसे पहले ये है आपका डीएनए। ठीक है, हमें पता है पूरा का पूरा डीएनए आपका कैसा है, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन से फॉर्म हो रखा है। अगर मैं आपसे डीएनए का डायमीटर पूछूं तो ऑफकोर्स से बात है, आपको कल ही बताया था 2 नैनोमीटर का डायमीटर है। ओके, सो 2 नैनोमीटर के हिसाब से ये आपका डीएनए हो गया। ये डीएनए आगे आगे जाकर क्या करेगा, ये रहे आपका कोर ऑक्टामर, दिस वन दिख रहा है, ये कोर ऑक्टामर 8 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ आपका एक ऑक्टामर है। मैं आपको यहाँ पे फॉर्म करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड इसी के पीछे अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो दिस इज योर कोर, जो कितनी सब यूनिट्स का बना है, ऑक्टामर, यानी कि 8 सब यूनिट्स का मिलकर बना हुआ है। और ये सारे के सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। जब इन पॉजिटिवली चार्ज कोर के अराउंड आपका डीएनए रैप हो जाता है, ये डीएनए इसके अराउंड रैप हो गया, इस बॉल के अराउंड। थोड़ा इसको 3D में इमेजिन करो कि आपने एक बॉल रख दी, उस बॉल के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बॉल पॉजिटिव है, तो वो जो डीएनए है वो आपके इस ऑक्टामर के चारों तरफ राउंड रैप हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम आपका ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एक कोर ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप हो रखा है। और बच्चे आपको याद रखना है, पूरे के पूरा डीएनए एक ही ऑक्टामर के चारों तरफ रैप नहीं हो सकता, इतना लंबा डीएनए आपका। सो आपके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम नहीं होगा, थाउजेंड्स में न्यूक्लियोसोम होंगे, क्योंकि आपके डीएनए की लेंथ बहुत लंबी है। सो उसको पैक करने के लिए एक न्यूक्लियोसोम से काम नहीं चलेगा। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसोम। विच वन? आपका कोर ऑक्टामर और उसके अराउंड जो रैप डीएनए है। एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको मेंशन कर रही हूं, अराउंड 200 बेस पेयर का जो आपका डीएनए होता है वो रैप होता है न्यूक्लियोसोम के अराउंड। यानी एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए रैप हो रखा है वो कितना है, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर का। आर वी क्लियर बच्चे? सो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब एक न्यूक्लियोसोम ऐसे 2 3 4 बहुत सारे लंबे न्यूक्लियोसोम होंगे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, जैसे कि एक धागा, उसके बीच में एक बीड, फिर एक मोती, फिर एक मोती, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसको आपने क्या नाम दिया, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपने इसको नाम दे दिया। ये स्ट्रक्चर आपके न्यूक्लियोसोम को मिला मिलाकर बनता है। यही न्यूक्लियोसोम्स की जो आप पूरी चेन दिखा रहे हो वो फर्दर आगे जाकर क्या बनाती है, आपका क्रोमेटिन फाइबर, जो आपको यहाँ पे आगे मेंशन कर रखा है हमने। ये रहा आपका क्रोमेटिन फाइबर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन फाइबर आगे जाकर कंडेंस होकर क्या बनाना है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपका लास्ट कंडेंस्ड फॉर्म है आपके डीएनए का। अब आपने जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना है वो ये है कि ये 2 नैनोमीटर का डीएनए फर्दर जो न्यूक्लियोसोम के उसमें कन्वर्ट हुआ है, वहां पे उसको 11 नैनोमीटर का आप डायमीटर दिखाते हो। क्रोमेटिन फाइबर आपका 30 नैनोमीटर का फाइबर है। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे डायमीटर भी मेंशन कर दिए हैं। अब आता है बच्चे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हमने ये समझ लिया है कि डीएनए सबसे पहले किस में रैप होगा, ऑक्टामर में न्यूक्लियोसोम्स बनाएगा। न्यूक्लियोसोम्स की लंबी लंबी चेन आगे जाके क्रोमेटिन फाइबर बनाएगी और वो क्रोमेटिन फाइबर आगे जाके क्रोमोसोम बनाएंगे। लेकिन अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और वो ये पूछे कि वाई क्रोमेटिन फाइबर गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, तो आपको इतना याद रखना है कि भाई क्रोमेटिन फाइबर को और ज्यादा कंडेंस होने की जरूरत है।
और वो कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज आपका सेल आगे जाकर डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन के टाइम में आपके डीएनए को सेपरेट होना है अच्छे से सक्सेसफुली। सो अगर वो लूज फॉर्म में रहेगा तो उसका सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा, इसलिए उसको हाईली कंडेंस फॉर्म यानी क्रोमोसोम की फॉर्म में आना ही पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बट आपका क्रोमेटिन थोड़ा लूज फॉर्म है जबकि क्रोमोसोम आपका और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म है। क्या क्लियर है? अच्छा, एक और आपको पॉइंट बताती हूँ। आप लोगों ने सेल डिवीजन सुना होगा। सेल डिवीजन में आप माइटोसिस पढ़ते हो। माइटोसिस में आपने देखा है सबसे पहले प्रोफेज आती है। रिमेंबर बच्चे, जब आप प्रोफेज पढ़ते हो तो वो प्रोफेज में सबसे पहले आपको क्या मेंशन करते हैं, दैट आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है वो स्टार्ट हो चुका है कंडेंस होना इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। दैट मीन्स क्रोमेटिन फाइबर कब क्रोमोसोम में कंडेंस होना पसंद करता है? जब वो सेल डिवीजन परफॉर्म करने वाला हो। So this was your packaging of DNA in